भाई लोग भूत बंगला का ट्रेलर आ गया है, अभी कहीं ये देखेला सा लग रहा है। कहीं डायरेक्टर प्रियदर्शन ने जानबूझ के टी सीरीज को चिढ़ाने के लिए सेम टू सेम भूल भुलैया जैसा ऐसा लग रहा है भूल भुलैया पार्ट 2 है ये। आज इस पे तो बात करेंगे, लेकिन जो 18 दिन से तहलका मचा दिया है बॉक्स ऑफिस पे धुरंधर ने, वो कहां तक पहुंचा और अब धीरे धीरे उसका डिप क्यों हो रहा है। हॉलीवुड की बड़ी बड़ी अपडेट से लेकर क्रिकेट के कुछ चिरकुट लोगों के बारे में सब पे बात करेंगे अभी का न्यूज में। शुरू करते हैं, धुरंधर द रिवेंज ने इंडिया के अंदर कितना कमाया लास्ट 18 डेज में। 1000 करोड़ इंडिया में कमाने वाली तीसरी मूवी बन गई है पुष्पा 2 और बाहुबली 2 के बाद। इतना ही नहीं, तमिल तेलुगु सारे लैंग्वेजेस को अगर मिला ले तो 1200 करोड़ क्रॉस होती है ये इंडिया के अंदर। अभी रुको, और भी पैसा कमाया। ओवरसीज के अंदर इसने 400 करोड़ क्रॉस किए। इस 400 करोड़ में से 250 करोड़ तो सिर्फ नॉर्थ अमेरिका के अंदर है। इंडिया की वन ऑफ द हाईएस्ट अर्निंग मूवी नॉर्थ अमेरिका में। और पूरा अगर वर्ल्ड वाइड मिला ले तो 1600 करोड़ क्रॉस हुआ है बॉक्स ऑफिस पे। और यही रीजन है भूत बंगला पोस्टपोन हुई 10 अप्रैल से लेकर सीधा 17 अप्रैल को। और धुरंधर द रिवेंज की वजह से पोस्टपोन हुई, इसको पूरी तरह से एक्सेप्ट किया है बालाजी टेलीफिल्म। एकता कपूर पोस्ट डाल दिया उसने डायरेक्ट कि भाई धुरंधर भाई हमको भी पैसा कमाने का है, हम एक हफ्ता आगे आ जाएंगे, लेकिन हमको दूर दूर तक आपके साथ क्लैश नहीं करना है। नहीं तो है कुछ लोग जो धुरंधर के साथ आने वाले थे, लेकिन वो बोले कि हमारा थोड़ा वीएफएक्स का काम बाकी है, हमारा थोड़ा घर का झाड़ू पोछा बाकी है, हमारा थोड़ा बर्तन रह गए हैं, समझदार कोई इशारा कॉफी है। अब मैं आपको सच्ची सच्ची बताऊं कि भाई भूत बंगला और भूल भुलैया दोनों के बीच में क्या किटपिट है। 2007 प्रियदर्शन डायरेक्टर भूल भुलैया मूवी टी सीरीज के अंदर बनी। 2007 में 32 करोड़ के बजट में बनी और 82 करोड़ बॉक्स ऑफिस पे कमाए। उस वक्त 2007 में मूवी कोई सुपर डुपर हिट नहीं थी, लेकिन फिर कोविड आया और उस टाइम पे मूवी फटी, इसके मीम वायरल हुए और टी सीरीज ने मौके पे चौका मारा। लेकिन जो इस मूवी का सोल था प्रियदर्शन और अक्षय कुमार, उन दोनों को हटा के टी सीरीज ने बहुत दिग्गज कलाकार जो किसी भी एंगल से अक्षय कुमार ऐसा नहीं लग रहा था, ओरिजिनल, अरे इतना ओरिजिनल कि लोग अक्षय कुमार को बोलने लगे कि तूने 2007 में कार्तिक आर्यन को कॉपी किया है। हाँ, तो अपन कहां थे, प्रियदर्शन के क्रिएटिव डिफरेंसेस की वजह से पार्ट 2 और पार्ट 3 भूल भुलैया के अंदर उनको डायरेक्शन नहीं मिला। अक्षय कुमार ने देखा कि मेरा ही फ्रेंचाइजी भूल भुलैया पार्ट 2 60 से 90 करोड़ में बनी और 300 करोड़ बॉक्स ऑफिस पे कमा लिए। पार्ट 3 150 करोड़ में बनी थी, 400 करोड़ बॉक्स ऑफिस पे कमा लिए। अक्षय कुमार गया प्रियदर्शन के पास, अंडी मंडी संडी एक कर दो टी सीरीज वालों की, बनाते अपन तहलका ऑमलेट। तो अब जो अगले हफ्ते आपको भूत बंगला देखने मिलेगा वो मेरे लिए तो भूल भुलैया पार्ट 2 ही है। अच्छा, अक्षय कुमार के करियर की सबसे लंबी मूवी होने वाली है भूत बंगला, 2 आवर 53 मिनट्स। इसको यूएस सर्टिफिकेशन मिला है। लेकिन एक्साइटमेंट ये है भूत बंगला 120 करोड़ के बजट की बॉक्स ऑफिस पे कितना कमाती है। आइए अब बात करते हैं रामायणा की कुछ कंट्रोवर्सीज। जैसे ही रामा का ग्लिम्स बाहर आया, इंटरनेट दो हिस्सों में बढ़ गई। एक तरफ से फॉरेन कंट्रीज से रिएक्शन आ रहे कि ये क्या सच में इंडिया की मूवी है, दूसरी तरफ इंडिया से रिएक्शन आ रहे कि वीएफएक्स क्या है भाई इसका। इसी ग्लिम्स का एक क्लिप बड़ा वायरल जा रहा है। श्री राम के वेलकम का एक सीन है, एक बार में देखोगे तो नहीं समझेगा, लेकिन फ्रेम बाय फ्रेम अगर आप देखो तो इसके सर का पाग पहले पर्पल कलर से शुरू होता है, फिर एंड होते होते ब्लू हो जाता है। ये डेफिनेटली एक मिस्टेक है। लोग कह रहे हैं कि ये पूरी तरह से एआई जनरेटेड है। फिर सवाल खड़े हो गए इसके 4000 करोड़ के बजट के ऊपर कि साला गया किधर पैसा। I'm Saket Patel. I'm an actor, and believe me, I'm not AI. So I shot for this almost 2 years ago with real crowd, real sets, real me. The funny thing is, in 2026, if something looks too nice, people call it fake. फिर फाइनली ये बंदा जो खुद है इस सीन के अंदर, वो ऑनलाइन आया, उसने एक पोस्ट डाला, उसने एक वीडियो बनाया कि भाई मैं खुद हूँ वो बंदा, मैंने खुद ने शूट किया है, मेरा पाग का कलर जो था वही है। मैंने भी थोड़ा सोचा कि भाई फिर इसका कलर कैसे चेंज हो रहा है ट्रेलर के अंदर, अभी भी है ये इंटरनेट के ऊपर यूट्यूब पे। फिर एक बंदे ने रामा ग्लिम्स का थिएटर में जो स्क्रीनिंग हुआ था उसका वीडियो रिकॉर्डिंग निकाल के इंटरनेट पे डाला। मैंने वहां चेक किया तो भाई वहां पे कोई कलर चेंज नहीं हो रहा है। तब मेरे को समझ में आया यूट्यूब के ऊपर जब ये रामा के ग्लिम्स को अपलोड किया होगा तब जाके इसमें ग्लिच आया। फिर दूसरा ट्रोलिंग शुरू हुआ मॉन्स्टर्स को लेके कि ये क्या लॉर्ड ऑफ द रिंग जैसे मॉन्स्टर बना दिए। तो लोगों का कहना है कि राक्षस हमारे टाइम पे ऐसे नहीं दिखते थे, जो राक्षस हमारे टाइम पे दिखते थे हमारे ग्रंथों के अंदर है वैसा होना चाहिए। इसके ऊपर मैं आप लोगों को एक ही बात बता दूं, आपको बुरा लगे तो लगे, ये मूवी इंडिया के लिए नहीं है, सिर्फ ये मूवी ग्लोबल लेवल पे है, क्योंकि इंडिया से रामायणा को 1 या फिर ज्यादा से ज्यादा 2000 कमा के मिल सकता है। इनके लग चुके हैं 4000 करोड़, 8000 इनको बॉक्स ऑफिस पे कमाने हैं वर्ल्ड वाइड, क्योंकि 50% तो थिएटर्स वालों को जाता है, तब जाके इनको प्रॉफिट होगा। हेंस मूवी में जितने भी वीएफएक्स शॉट है वो इस तरह से डिजाइन किए ग्लोबली हर किसी को बिलीवेबल लगे। अब मूवी देखने के बाद वो पता चलेगा कि वो कितना बिलीवेबल लग रहा है। और इसी वीएफएक्स की ट्रोलिंग को लेकर ऋतिक रोशन ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट डाला सपोर्ट में। जो रामायणा कर रहा है वीएफएक्स के अंदर वो किसी बड़े रिस्क से कम नहीं है, तो सिर्फ एक ग्लिम्स के ऊपर पूरे रामायणा के वीएफएक्स पे जज कर लेना ये थोड़ा अनफेयर होगा, ऐसा ऋतिक का कहना है। अब ध्यान से सुनना, एक बड़ी रेवोल्यूशनरी चीज बताता हूं आपको, धुरंधरफिकेशन होने वाला है मूवीज का। अब धुरंधर द रिवेंज के बाद हर तीसरी चौथी मूवी आने वाले सालों में धुरंधर से
से ही इंस्पायर्ड रहेगी, टेररिज्म और वॉर के ऊपर बेस्ड। द टेरर रिपोर्ट नाम से एक फिल्म अनाउंस हो चुकी है एकता कपूर के बैनर में। फैक्ट बेस्ड पॉलिटिकल थ्रिलर होने वाली है ये। 1998 से लेकर 2005 तक जितने भी टेरर अटैक हुए इंडिया पाकिस्तान, उस पर ये मूवी बेस्ड होगी। इसके डायरेक्टर वही है जो शेरशाह बनाया है, जिन्होंने विष्णुवर्धन। और इसी के साथ भाईजान ने एक बड़ी अनाउंसमेंट की, जिससे लग रहा है कि भाईजान अभी सीरियस है। साउथ के वामसी पल्ली के साथ उन्होंने मूवी अनाउंस कर दी है। एक्शन ड्रामा मूवी होने वाली है अपोजिट नयनतारा। ये वही डायरेक्टर है जिन्होंने वारिसू, महर्षि, येवाडू ऐसी खतरनाक सुपर डुपर हिट मूवीज दी है। सवाल सिर्फ एक है, क्या ये भाईजान का वांटेड बनेगा? एक तरफ जहां इंडिया ट्रोल कर रही थी रामायणा के टीजर को लेकर, दूसरी तरफ एस.एस. राजामौली अपने वाराणसी को लेकर उसके वीएफएक्स के लिए गए सिनेसाइड स्टूडियो के पास, जिन्होंने एंड गेम का वीएफएक्स किया है। और सिर्फ यही नहीं, ट्रिक्स्टर करके एक स्टूडियो है जिन्होंने स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम का भी वीएफएक्स किया है, वो भी इस पे काम करने वाले हैं। एस.एस. राजामौली जी, अब बस एलियन का इस मूवी से जुड़ना बचा है। राजामौली इकलौते रेस में भाग रहे हैं, उनके आसपास भी कोई वो अपने आप को हराना चाहते हैं। अकेले रेस में भागने से याद आया, कंगना रनौत फिर से बोल्ड अवतार में हमें क्वीन पार्ट 2 में दिखने वाली है। शूट स्टार्ट हो चुकी है। इसी के साथ राजकुमार राव ने अनाउंसमेंट कर दिया कि सौरव गांगुली पर बायोपिक की शूट स्टार्ट हो चुकी है। इसके बाद सारा अर्जुन, ईशान खट्टर की मूवी आने वाली है जोया अख्तर के बैनर के अंडर। ये मूवी किस टॉपिक पे होने वाली वो तो अभी तक बाहर नहीं आया, पर डायरेक्टर वो खो गए हम कहा के जो डायरेक्टर थे वही है। अब बात करते हैं हॉलीवुड की कुछ धमाकेदार न्यूज। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स का सीक्वल अनाउंस हो चुका है, शैडो ऑफ द पास्ट। फिर से एक बार वो एडवेंचर, मैजिक और वो एपिक बैटल देखने मिलेगा। जो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की ओरिजिनल स्टोरी थी, उसी के 14 इयर्स आगे ये स्टोरी कंटिन्यू होगी। स्माइल का थर्ड पार्ट अनाउंस हो चुका है, अगस्त 2027 में रिलीज होगा। और इतना ही नहीं, डिज्नी ने एवेटार का भी अनाउंसमेंट कर दिया है। अब जब मोआना जैसा उन्होंने कुछ बना दिया है, तो फिर एवेटार तो बनाना बनता है भाई। तो एवेटार 4 आएगी 2029 में और एवेटार 5 आएगी 2031 में। जेम्स कैमरॉन जैसा डायरेक्टर अपने पीक करियर में 22 साल इसने इस मूवी को दे दिए भाई। ह्यूज रिस्पेक्ट। 2009 में एवेटार स्टार्ट हुई थी, 2031 में कंप्लीट होगी। इसके बाद रॉबर्ट पैट्रिकसन ने अनाउंस कर दिया बैटमैन का पार्ट 2 का शूट स्टार्ट होने वाला है। एंड मेरी वन ऑफ द फेवरेट सर्वाइवल मूवी फॉल मूवी का सेकंड पार्ट आने वाला है अगस्त में। अब आप मेरे को सिर्फ 60 सेकंड्स दो, मैं आपको क्रिकेट की दुनिया से कुछ अपडेट्स देता हूं। कल आपने देख ही लिया होगा कि आरसीबी ने बहुत ज्यादा धोया है सीएसके वालों को, बेचारे धोनी जी भी देख रहे थे। लेकिन जो चीज आपको नहीं दिखाई गई वो मैं आपको दिखाता हूं, जिसके बाद टिम डेविड के लिए आपकी इज्जत और बढ़ जाएगी। जैसे ही विकेट ली, पाव किलो एटीट्यूड के साथ अंशुल चिल्लाते हुए टीम डेविड के पास आया। रिटर्न टीम डेविड ने एग्रेशन ना दिखाते हुए फिस्ट बम दिया, लेकिन फिर बाद में पता चला कि ये नो बॉल है और फिर जो चोपा है भाई उसने। लेकिन स्टेडियम के अंदर आरसीबी फैंस को ऐसा लग रहा था कि मेजर इकबाल को मार दिया है हमने भाई। उन्होंने छाती फाड़ दिया, खून खून पूरा लाल लाल हो गया था स्टेडियम। अरे सदियों से भूखे हैं आरसीबी फैंस भाई, कभी डोमिनेट नहीं किया आरसीबी ने किसी भी आईपीएल के अंदर, अब वो गुस्सा बाहर निकला है उनका। लेकिन 17 इयर्स लग गए एमएस धोनी को सीएसके बनाने के लिए, और 2 साल के अंदर आज सीएसके की ये हालत हो चुकी है। फाफ डुप्लेसी निकल गया, रायना निकल गया, ब्रावो निकल गया, वॉटसन, जड्डू, जितने पैसे सीएसके के कार्तिक और प्रशांत के ऊपर लगाए हैं 28 करोड़, उतने में तो आधी आरसीबी की प्लेइंग 11 है। सीएसके ग्राउंड पे कभी मैच हार ही नहीं रहा है, वो तो ऑक्शन में ही हार चुके थे। ऑक्शन में ही आईपीएल हारने का गम एक आरसीबी फैन ही बता सकता है भाई। बिना बॉलर्स के 10-10 साल आरसीबी आईपीएल खेल चुका है। आपको क्या लगता है लाल कलर आरसीबी का हुआ कैसे? 17 साल से आरसीबी को इतना रोस्ट किया, इतना रोस्ट किया, इतना कितना रोस्ट किया, सीना चीर के दिखाए बजरंगबली जैसा। ये अच्छा टाइम आया है आरसीबी फैंस के लिए, अब हमें मत रोको, हमको कर लेने जो करना है। आपको अभी का न्यूज जोर से लगा, धीरे लगा, लाइक डिसलाइक जरूर करके ना। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।